गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ 24 संबंध बोधक पढ़ेंगे और समझेंगे। एक शेर पेड़ के नीचे सो रहा था। एक चूहा अपने बिल से बाहर निकला। उसने शेर की तरफ देखा। वह सोचने लगा, क्यों न मैं इस शेर के ऊपर चढ़कर उछल कूद करूं। उसने ऐसा ही किया। शेर की आंख खुल गई। उसने चूहे को अपने पंजे में दबा लिया। चूहा डर के मारे कांपने लगा। बच्चों, आपने देखा के नीचे की तरफ से बाहर के ऊपर के मारे रेखांकित शब्दों को देखने से बच्चों पता चलता है कि ये सभी शब्द संज्ञा के बाद आए हैं और उनका संबंध वाक्य के दूसरे संज्ञा स्वरनाम शब्दों से संबंध प्रकट कर रहे हैं। ये सभी शब्द संबंध बोधक कहलाते हैं। जो अविकारी शब्द संज्ञा या स्वरनाम के बाद लगकर उनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ बताते हैं, वे संबंध बोधक कहलाते हैं। बच्चों, हमने जाना जो अविकारी शब्द संज्ञा या स्वरनाम के बाद लगकर उनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ बताते हैं, वे संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। बच्चों, ये संबंध बोधक अव्यय की परिभाषा थी। आइए अब जानते हैं संबंध बोधक के भेद प्रयोग के आधार पर। बच्चों, विभक्ति सहित यानी प्रसर्ग के साथ संबंध बोधक अव्यय। जिन अव्यय शब्दों का प्रयोग कारक यानी विभक्तियों के साथ होता है, विभक्ति क्या होती है बच्चों? ने, को, से, उन्हें विभक्ति सहित संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे राम के घर के पास मेरा घर है। मेरा घर मंदिर की तरफ है। बच्चों, आपने देखा इसमें के पास की तरफ में प्रसर्ग लगाया जाता है। ये बच्चों प्रसर्ग सहित संबंध बोधक अव्यय हैं। आइए अब हम जानते हैं प्रसर्ग रहित संबंध बोधक अव्यय। प्रसर्ग रहित जिन अव्यय शब्दों का प्रयोग बिना कारक विभक्तियों के होता है, उन्हें विभक्ति रहित या प्रसर्ग रहित संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। बच्चों, इसका उदाहरण देखेंगे हम। आपको हमारे यहाँ पेट भरकर भोजन करना चाहिए। बच्चों, दूसरा उदाहरण है, वह परिवार सहित विवाह में आया है। आपने देखा भरकर और सहित शब्दों के साथ प्रसर्ग नहीं लगा है, इसलिए इन्हें प्रसर्ग रहित विभक्ति चिन्ह कहते हैं। बच्चों, कुछ संबंध बोधक अव्यय जोड़ने से पहले विभक्ति चिन्ह लगाना या न लगाना लेखक की इच्छा पर निर्भर करता है। आइए इसका उदाहरण देखते हैं। पत्र द्वारा समाचार भेज दिया जाएगा। पत्र के द्वारा समाचार भेज दिया जाएगा। आपने दोनों वाक्यों को देखा। एक वाक्य में प्रसर्ग लगा रखा है और एक वाक्य में प्रसर्ग नहीं लगा रखा। तो बच्चों, हमने जाना संबंध बोधक अव्यय में दोनों ही प्रकार से प्रयोग किए जाते हैं। प्रसर्ग के बिना भी वाक्य में संबंध बोधक अव्यय आते हैं और प्रसर्ग के साथ भी संबंध बोधक अव्यय प्रयोग में लाए जाते हैं। इसका दूसरा उदाहरण देखते हैं बच्चों। धन बिना भी जीवन व्यर्थ है। धन के बिना भी जीवन व्यर्थ है। बच्चों, हमने देखा यहाँ पर भी एक वाक्य में प्रसर्ग लगा रखा है और दूसरे वाक्य में प्रसर्ग का प्रयोग नहीं कर रखा, पर दोनों ही शब्द बिना और के बिना संबंध बोधक अव्यय हैं। आइए बच्चों, अब हम जानते हैं अर्थ के आधार पर संबंध बोधक के भेद। बच्चों, हमारी पुस्तक में अर्थ के आधार पर संबंध बोधक के भेद 14 दे रखे हैं। हम उनके बारे में जानेंगे। कालवाचक संबंध बोधक जिन अव्यय शब्दों से समय का बोध होता है, उन्हें कालवाचक संबंध बोधक अव्यय कहते हैं।
के बाद, के उपरांत, के पश्चात आदि कालवाचक संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। इसके बाद आता है बच्चों हमारा स्थानवाचक संबंध बोधक। जिन अव्यय शब्दों से स्थान का बोध होता है उन्हें स्थानवाचक संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। के भीतर, के अंदर, के बाहर, के नीचे आदि। दिशावाचक संबंध बोधक। जिन अव्यय शब्दों से किसी दिशा का बोध होता है उन्हें दिशावाचक संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। की तरफ, की ओर, के पार आदि। कारणवाचक संबंध बोधक। जिन अव्यय शब्दों से किसी कारण का बोध होता है उन्हें कारणवाचक संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। के कारण, हेतु, के वास्ते आदि। तुलनावाचक संबंध बोधक। बच्चों तुलनावाचक संबंध बोधक जिन अव्यय शब्दों से तुलना का बोध होता है उन्हें तुलनावाचक संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। की अपेक्षा, की तुलना में, के समक्ष आदि। साधनवाचक संबंध बोधक। जिन अव्यय शब्दों से किसी साधन का बोध होता है उन्हें साधनवाचक संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। के जरिए, के सहारे, के द्वारा आदि। संग्रहवाचक संबंध बोधक। जिन अव्यय शब्दों में समेत, भर, तक, मात्र आदि आते हैं वहाँ पर संग्रहवाचक शब्द संबंध बोधक कहलाते हैं। उद्देश्यवाचक संबंध बोधक। जिन अव्यय शब्दों से किसी उद्देश्य का बोध होता है उन्हें उद्देश्यवाचक संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। बच्चों इसके उदाहरण हैं की खातिर, के लिए, के उद्देश्य से आदि। सहचरवाचक संबंध बोधक। जिन अव्यय शब्दों में संज्ञा के साथ के सहित आदि शब्द आते हैं वहाँ पर सहचर सूचक संबंध बोधक अव्यय होता है। सादृश्यवाचक संबंध बोधक। जिन अव्यय शब्दों में के जैसा, के योग्य, के तुल्य आदि शब्द आते हैं यानी किसी के भी सादृश्यता का बोध होता है उसे सादृश्यवाचक संबंध बोधक कहते हैं। आइए बच्चों आगे देखते हैं व्यतिरेकवाचक संबंध बोधक। जिन अव्यय शब्दों में के बगैर, के बजाय, के सिवाय आदि शब्द आते हैं वहाँ पर व्यतिरेकवाचक संबंध बोधक अव्यय होता है। विषयवाचक संबंध बोधक। विषय के बारे में सूचना देने वाले अव्यय विषयवाचक संबंध बोधक कहलाते हैं जैसे के भरोसे, के मामले में, के विषय में आदि। विनिमयवाचक संबंध बोधक। जिन अव्यय शब्दों में की जगह के बदले के स्थान पर शब्द आते हैं वहाँ विनिमयवाचक संबंध बोधक होता है। बच्चों अंत में हम देखेंगे विरोधवाचक संबंध बोधक। जिन अव्यय शब्दों में के विपरीत, के खिलाफ, के प्रतिकूल या के अलग आदि शब्द आते हैं वहाँ पर विरोधवाचक संबंध बोधक अव्यय होता है। बच्चों हम लगभग क्रिया विशेषण में और संबंध बोधक अव्यय को पहचानने में गलती कर जाते हैं। क्या मिस्टेक करते हैं आइए वो जानते हैं। लता मंगेशकर मधुर गाती है। बच्चों यहाँ पर गाती क्रिया है और उसकी विशेषता बता रहा है मधुर, तो ये क्या कहलाएगा क्रिया विशेषण। लता मंगेशकर मधुर गाती है, ये क्रिया की विशेषता बता रहा है, ये क्रिया विशेषण है। सुनीता विनीता से मधुर गाती है। बच्चों यहाँ पर जो है तुलना की जा रही है किसकी, सुनीता की विनीता से। विनीता से मधुर, सुनीता से मधुर कौन गाती है, विनीता। तुलना की जा रही है, ये कौन सा संबंध बोधक है, तुलना बोधक संबंध बोधक अव्यय। बच्चों हमने इस पाठ के माध्यम से संबंध बोधक के बारे में जाना। धन्यवाद।